नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंडली के मिलान की। विवाह के समय पर जैसा कि प्रचलन है, वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है आम तौर पर हमारे समाज में। तो उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने कुछ पिछले वीडियो में चर्चा किया है। अब किस मुद्दे पर आगे अपने को कुंडली मिलान में ध्यान रखना है, या किन एलिमेंट्स को, किन तत्वों को कुंडली को मिलाते समय में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन ज़्यादा अधिक सुखमय हो सकता है। विवाह के पश्चात का जो समय होता है वो आनंदपूर्वक हो और दोनों पक्ष, कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों लंबे समय तक इस सुख का उपभोग कर सके। मेरे जो देखने में आया है, मैं आपको अपने अनुभव का निचोड़ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जब कुंडली मिलाई जाती है तो आमतौर पर जो पुरानी पद्धतियाँ हैं उसमें ये देखा जाता है कि भाई राशि मैत्री है कि नहीं। मेरे निजी विचार में और मेरी जो कृष्णमूर्ति पद्धति का मेरा इतने वर्षों का अभ्यास है, मेरे देखने में ये आया है कि राशि मैत्री ऐसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी बजाय जो लग्न मैत्री होती है, क्योंकि राशि तो बहुत स्थूल चीज़ होती है। देखिए, चंद्रमा को एक राशि पार करने में आमतौर पर 58 से 62-63 घंटे लगते हैं। अगर मेष राशि में चंद्रमा चल रहा है तो उसको वृषभ राशि में जाने के लिए, मेष राशि में जब वो प्रवेश करता है, वहाँ से जब वो वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो इस बीच 2-2.5 दिन का समय निकल जाता है। अब इस 2-2.5 दिन का, ये बहुत स्थूल चीज़ हो गई। उससे जो माइनर चीज़, जो बारीक चीज़ है, वो होती है लग्न, जो हर 2 घंटे में बदलता है। और ऐसा मेरे देखने में भी आया है कि जीवन में राशि का प्रभाव की अपेक्षा लग्न के प्रभाव अधिक देखने में आए हैं। तो जब हम कुंडली मिलाते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का मिथुन लग्न है और उसका जो स्पाउस है जिससे कुंडली मिलाई जा रही है उसका वृश्चिक लग्न है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही दोनों के विचारों में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। बुध के कुछ अलग गुण धर्म होते हैं, मिथुन राशि का स्वामी बुध, उसके कुछ अलग गुण धर्म होते हैं, और जो वृश्चिक राशि का राशि स्वामी मंगल, उसके कुछ अलग गुण धर्म होते हैं। पंचांग में या जो पुरानी पद्धति है उसमें आमतौर पर षडाष्टक माना जाता है कि 6वें से 8वां, किसी की राशि मिथुन है, मिथुन से गिन लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि उसके लिए मकर, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 वृश्चिक। तो ये राशि के मान से षडाष्टक घोषित कर दिया जाता है। जबकि मेरे देखने में यह आया है कि राशि, और मेरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि राशि मिलान की अपेक्षा लग्न मिलान किया जाए। और लग्नों में अगर भिन्नता पाई जाती है तो दोनों के स्वभाव में निश्चित रूप से, अब जैसे मिथुन लग्न की ही कुंडली है तो उसका जो मैच है वो तुला से ज़्यादा अच्छा बैठेगा, या उसका धनु से ज़्यादा अच्छा बैठेगा, या मीन से ज़्यादा अच्छा बैठेगा, बशर्ते कि मेष राशि वाले से या वृश्चिक राशि वाले से। किसी का वृश्चिक लग्न है, उसका स्वामी मंगल है, तो उसका लग्न का स्वामी, लग्न अगर किसी का वृश्चिक है, उस वृश्चिक लग्न वाले का कर्क लग्न वाले से एक बार संबंध अच्छा हो सकता है, वृषभ लग्न वाले से एक बार उसका मैच बैठ सकता है। तो इस प्रकार से राशि तत्व देख करके भी हमें यह फैसला करना चाहिए कि कौन सा लग्न वाले से हमारे बेटा या बेटी की कुंडली ज़्यादा अच्छी मैच करती है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, एक चीज़ और मेरे देखने में आई है, 3 प्रकार के तत्व होते हैं। 3 प्रकार के तत्व, यानी एक तो स्थिर चरित्र वाले, एक होते हैं द्विस्वभाव वाले, और एक होते हैं अस्थिर चरित्र वाले लग्न। जैसे मेष है, मेष जो है वो चर में आता है, वृषभ है वो स्थिर में आता है, और मिथुन जो है वो द्विस्वभाव में आता है। फिर हम कर्क पे आते हैं तो कर्क फिर से चर में। तो इस प्रकार से सबके राशियों के क्रम निश्चित है। 2 व्यक्तियों का, यदि दोनों का जो लग्न का स्वामी है वो एक ही प्रकार के कैटेगरी में, अगर दोनों चर लग्न वाले हैं, या दोनों द्विस्वभाव वाले हैं, या दोनों अस्थिर चरित्र वाले हैं,
तो उनमें मैच ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। उनके विचारों में साम्यता, उनकी रुचियाँ, उनके अभिप्राय और उनका जीवन जीने का तरीका, उनके हाव भाव, उनके विचार सरणी, विचार करने का तरीका, ये आमतौर पर मैच करता हुआ पाया जाता है। तो ये भी एक एलिमेंट होना चाहिए जब हम मैच करते हैं दो व्यक्तियों की कुंडली को, कि यहाँ पर विवाह अच्छा होगा या नहीं होगा। तो जब हम ये वाला विचार शुरू करते हैं तो उसमें राशि तत्वों का विचार भी अवश्य करें। अब इसमें एक और बाकी वर्ण और योनि दोष वगैरह, देखिए ये सब अवधारणाएं पुरानी हो चुकी हैं। अगर लग्न मैत्री मिलती है, मेरे डेटाबेस में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, गुण मात्र 6.5 मिलते हैं, मगर उनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय, प्रसन्नमय और 40 साल का वैवाहिक जीवन रहा उनका, जो कि सामान्य से अधिक होता है। उनकी कुंडलियों की छानबीन करने पे पता चलता है कि उनके लग्न मैत्री बहुत अच्छी थी, दोनों एक ही तत्व के श्रेणी में आते थे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमने सब कुंडली दिखवा दिए, पंडित जी से चेक करवा लिए, 25 गुण 27 गुण भी मिल गए, सब हो गया, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है और कभी विचारों का मेल नहीं हो पाता है, और इस प्रकार से कभी कभी तकलीफ़ें भी होती है उनको, अन्य प्रकार की स्वास्थ्य की तकलीफ से लेकर के अन्य प्रकार की तकलीफ। उनकी कुंडलियों की छानबीन करके देखने पे मुझे ये ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा आभास हुआ है कि इनके लग्न की मैत्री उतनी सही नहीं थी, क्योंकि किसी का कुंभ लग्न आ गया और पहले वाले का जो है वो सिंह लग्न आ गया या कर्क लग्न आ गया। अब शनि की तो चंद्रमा से नहीं पड़ती है, शनि की सूर्य से तो बिल्कुल नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से राशि तत्वों को देख करके भी ये थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले जीवन में इनके वैवाहिक जीवन में स्थिरता रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इसमें लग्न तत्व जो है ये एक प्रमुख भूमिका निभाता है, ये मेरा अभिप्राय है। तो अगर हम इस प्रकार के कुंडली मिलान में अगर हम इस प्रकार के तत्वों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसके अच्छे फल मिलेंगे। एक और जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आमतौर पर ये शिकायत आती है कि साहब ये शादी के पहले तो स्वस्थ थी, वो लड़की स्वयं बताती है कि मैं शादी के पहले स्वस्थ थी, जब से ससुराल आई हूँ मेरा स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ में लगा रहता है। कभी गिर जाती हूँ, कभी चोट लग जाती है, कभी चटका लग जाता है, कभी झटका लग जाता है बिजली का, कभी कुछ होता है, कभी सिर दुखने लगता है, कभी कुछ होता है। तो ये स्वास्थ्य की समस्या हमेशा विवाह के पश्चात बनी हुई है। और ऑन कॉन्ट्रेरी जो वर पक्ष होता है या जो लड़का होता है वो ये कहता है कि भाई मैं शादी के पहले बड़ा आनंदित था, लेकिन शादी के बाद से जब से शादी हुई है तब से बुझा सा रहता हूँ, किसी काम में मन नहीं लगता, घर से निकलने की इच्छा नहीं होती, काम मेरे पूरे नहीं हो पाते, और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं कि आर्थिक रूप से पहले मैं ठीक ठाक था, अभी मैं आर्थिक रूप से निरंतर नीचे आते जा रहा हूँ, क्या कारण हो सकते हैं। तो अब वो लोग चूंकि वो विवाह के पहले के विवाह के पश्चात की चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा इस बात के ऊपर फिर जब कुंडली की बारीकी में जाते हैं तब ये पता चलता है कि लड़की का 10वां घर और लड़के का 10वां घर ये आपस में मैच नहीं करते, लड़की का 6वां घर लड़के का 6वां घर ये आपस में मैच नहीं करते। उनकी भी तो हम जो ग्रह मैत्री की बात करते हैं तो ग्रह मैत्री के ऊपर विचार करते समय में जो स्वास्थ्य के घर हैं, रोजगार के घर हैं, घर में स्थायित्व के घर है, चौथा घर प्रसन्नता का माहौल, एक के चौथे घर में राहु है और दूसरे के 12वें घर में राहु है, कैसे घर में शांति रहेगी। तो जब हम कुंडली का मिलान करते हैं तो इन चीज़ों का भी कि विवाह पश्चात जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस प्रकार की रहे कि इनको लंबे समय तक दोनों की अगर परेशानी आई तो दोनों को आना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो अगर एक की कुंडली भी अगर प्रबल है और दूसरे की कुंडली उस पर्टिकुलर स्थान के मामले में न्यूट्रल है तो निश्चित रूप से उनको विवाह के बाद में तरक्की या उन्नति देखने को मिलती है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि शादी के पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन शादी के बाद में उनकी स्थिति में अचानक परिवर्तन आया, लड़के को कोई नई जॉब मिल गई, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई नया वेंचर उसका खड़ा हो गया अगर व्यवसायी है तो ये भी मतलब जिसको कि हम हमारी भाषा में पाय गुण बोलते हैं कि हमारे वो घर में कोई नई दुल्हन आई और अपने साथ में भरपूर धन धान्य और संपत्ति लेकर के आई।
वो स्वयं भले ही लेकर के नहीं आई हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि वो आपके घर में प्रवेश के बाद में आपके घर में और आपके खानदान में चारों तरफ खुशहाली हो जाती है। अवश्य वो लड़की का 9वां घर आप चेक करिए, उस लड़की का दूसरा घर चेक करिए, वहाँ पर आपको शुभ ग्रहों का आपको प्रभाव मिलेगा। मेरे देखने में तो ऐसा आया है। तो जब हम कुंडली मिलाते हैं तो समग्र रूप से विचार होना चाहिए। सिर्फ इतना ही विचार नहीं होना चाहिए कि इसके गुण इतने उतरते हैं, 22 गुण मिलते हैं या 25 गुण मिलते हैं, बस शादी कर दें। और जो आधुनिक दृष्टि से, अगर हम आधुनिक ज्योतिष के दृष्टि से विचार करें तो ये जो अन्य योग है, वश्य दोष है या वर्ण दोष है, या तो ये दोष अब तो माइनर कहलाते हैं। भकूट दोष है, कई बार भकूट के कारण ही विवाह में बाधा आ जाती है, विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का अभिप्राय होता है। अब ये भकूट दोष का कहीं पे वर्णन नहीं मिलता कि भाई भकूट दोष का आखिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है। और खाली इम्प्लीकेशन नहीं, उसका प्रैक्टिकली उसका जीवन में प्रभाव देखने को मिला है या नहीं मिला है किसी व्यक्ति के जीवन में। तो इन सारी बातों का समग्र रूप से विचार करके ही हम ये कोई निर्णय करें जब हम बच्चों की कुंडली आपस में मिलाते हैं, लड़के की लड़के से और लड़के की लड़की से। तो ये सर्वत्र के हित में और अपने समाज की, घर की और सबकी खुशहाली के हित में होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।